Thank you very much, sir. लेकिन सर डिवोलियर्स फिनेंस कमीशन की I would like to thank all the members who have participated in this taxation-related amendment bill, which is brought in because we want to replace an ordinance. Members have definitely spoken on the various aspects of the bill which is being brought in to replace the ordinance. I thank the 21 members who participated in this debate. I'm not reading their names for want of time, but I certainly would want to just highlight very quickly the features of this bill. We had to come up with an ordinance because it was COVID time, and the ordinance was largely for compliance, deadlines which were on people, all of which required deferral because COVID के समय में फाइलिंग करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, इन सब में क्योंकि लॉकडाउन था, लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए कानूनन जो तय हुआ रखा है उन डेट्स को पोस्टपोन करने के लिए ऑर्डिनेंस का आवश्यकता थी और उस ऑर्डिनेंस को अभी रिप्लेस करने के लिए बिल का भी आवश्यकता है because some dates are already part of the act. फलना तारीख के अंदर ये फाइल होना है, फलना तारीख के अंदर ये फॉर्म भरवाना है, ये सब कानून के अंग बन चुका है, इसीलिए उसको बदलने के लिए ऑर्डिनेंस के द्वारा, क्योंकि ये पैंडेमिक सिचुएशन था, पार्लियामेंट के लिए वेट करना असंभव था, जनता को राहत तुरंत देना आवश्यक था, इसीलिए ऑर्डिनेंस आया। उस ऑर्डिनेंस में ज्यादातर ऐसे डेफरल के लिए, कंप्लायंस का डेट पोस्टपोनमेंट के लिए, और जब डेट पर समय पर टैक्स भरती नहीं होती है उसके ऊपर पेनल्टी लगता है, उस पेनल्टी को वेवर करने का अधिकार किसी अधिकारी के ऊपर नहीं होता, उसको अगर डेट का कंप्लायंस का डेट ही पोस्टपोन हो रही है उसके ऊपर पेनल्टी भी, देयरफॉर उसमें अमेंडमेंट भी करना आवश्यक होता है। ये सब क्योंकि एक्ट के अंतर्गत इट इज अ पार्ट ऑफ द एक्ट, उसको बदलने के लिए ऑर्डिनेंस का आवश्यकता था। सो ज्यादातर अमेंडमेंट क्लॉज 2 में, क्लॉज 3 में, ये सब उस समय इसीलिए हुआ कि पेनल्टी ना हो, प्रोसिक्यूशन होता था पेनल्टी अगर नहीं भरते हैं, उस प्रोसिक्यूशन को रोकने के लिए, लेट पेमेंट अगर करते हैं उसके ऊपर भी दंडनीय आरोप लग सकते हैं, उसको डिफर करने का भी, ऐसे करके डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में जितने भी पोस्टपोनमेंट करना, उसके तहत टैक्स के पेनल्टी वगैरह का ऊपर जो असर पड़ता है वो सब स्थगित करने के लिए ऑर्डिनेंस का आवश्यकता पड़ा। नाउ उस ऑर्डिनेंस को लेकर के बिल के रूप में अर्लीस्ट सेशन अभी जो हो रही है उसमें आ रहे हैं। उसके साथ सुबह कई माननीय सदस्य बोल रहे थे कि ऑर्डिनेंस के अलावा भी अप्लाई आ रही हो, और चेयर से ये क्लियरली एक व्हाट कैन आई से फाइनल डायरेक्शन भी मिला कि उसमें गलती कुछ नहीं है, सिर्फ ऑर्डिनेंस बिल के रूप में ही आना है, कुछ नया उसमें जोड़ने का नहीं है। ऐसा एक प्रश्न सुबह भी उठाया गया, उसमें चेयर से क्लियर डायरेक्शन आया, उसमें गलती कुछ नहीं है, ऑर्डिनेंस के अलावा विषय भी जोड़ करके बिल आ सकता है, ऐसे जोड़ करके बिल अभी ले आए हैं। उसमें क्या विषय है? बिल में
नया ऑर्डिनेंस के अलावा जो भी है विषय, मैं उसमें क्यों जोड़ा गया, क्या अंश जोड़ा गया, उसमें मैं संक्षिप्त में बोलना चाहती हूं। विवाद से विश्वास आप लोगों को याद होगा, उसका डेट था पहले मार्च 31 तक, फिर उसको जून तक एक्सटेंड करवाया गया ऑर्डिनेंस के द्वारा। अभी उसको 31 दिसंबर तक एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके लिए अभी बिल के द्वारा वी आर टेकिंग ऑल्सो द पावर इन केस स्टेक होल्डर्स वांट टू एक्सटेंड इट फर्दर, क्योंकि पैंडेमिक कभी खत्म नहीं हुआ। हम तो विवाद से विश्वास के लिए डेट 31 दिसंबर तक इस कानून के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर पैंडेमिक तब तक खत्म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर नहीं आना है, इसलिए वो पावर ले रहे हैं। अगर चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं डेट। दूसरा, ऐसे ही डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डेट डेफरल कर रहे हैं, कंप्लायंस में दिक्कत आ रहा। ऐसे ही कस्टम्स का, सर्विस टैक्स का और एक्साइज का भी डेट्स एक्सटेंड करना था। ऑल कंप्लायंसेस ऑर्डिनेंस के द्वारा 30 जून तक दिया गया था, अभी उसको 30 सितंबर तक एक्सटेंड करके अभी छोड़ रहे हैं उस बात को। वो बदलाव भी क्लॉज 6 के अमेंडमेंट के द्वारा इस बिल में आ रही है। फिर सीजीएसटी एक्ट के ऊपर बहुत प्रश्न उठाया गया। वाई डू यू नीड टू चेंज सीजीएसटी? आप क्या कर रहे हैं इसमें? इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी रिलेटेड कंप्लायंसेस में भी जीएसटी काउंसिल के अनुमति लेकर के उस कंप्लायंस डेट को पोस्टपोन करने का भी इसमें प्रोविजन जीएसटी काउंसिल के द्वारा लेकर आ रहे हैं। दिस इज ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, क्योंकि जीएसटी काउंसिल ने तब तक 20 तारीख से वो लागू करने के लिए हमें अनुमति दिए थे, मगर लॉकडाउन एक्चुअली 24 से ही लागू हुआ। 24 का अनाउंसमेंट हुआ, 25 से लागू हुआ। क्या 20 तारीख जो अनुमति हमें प्राप्त हुआ काउंसिल से, उसको मान्यता नहीं दे क्या? इसीलिए उस लिमिटेड एक्सटेंट तक रिट्रोस्पेक्टिव में हम उसको ले रहे हैं। काउंसिल से रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन लेने के लिए सीजीएसटी कानून में इसलिए आवश्यकता पड़ा कि 23 मार्च फॉर द फर्स्ट डे एंड देन फ्रॉम 25 मार्च लॉकडाउन हुआ, मगर notification came in April. So to that limited extent, council said do it from 20th. We are respecting only that much. And इतना स्पष्ट कर दूं, इस प्रोविजन से कॉम्पनसेशन पेमेंट के ऊपर कोई असर पड़ने वाले नहीं है। क्या रिट्रोस्पेक्टिव में उसमें आप गड़बड़ करोगे? कुछ नहीं। So this is only for the sake of those date deferrals which we need to do. ये क्लॉज 7 में, इस अमेंडमेंट के बिल के अमेंडमेंट क्लॉज 7 में सीजीएसटी एक्ट के ऊपर विषय है। क्लॉज 8 के ऊपर, जैसे मैंने पहले विवाद से विश्वास के विषय में बोला है, ऐसे ही सबका विश्वास स्कीम जो चलाया था, दिसंबर 19 तक उसका डेडलाइन था, उसको हमने मार्च तक एक्सटेंड करवाए। अभी उसको जून तक था, वो बात इसमें हम डाल रहे हैं। सो ये भी वी हैव टू इंक्लूड इट बिकॉज इट हैपेंड बिटवीन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अलावा आखिर में 3-4 ऐसे स्टेप्स हम इन्वेस्टमेंट के दृष्टि से ले आ रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स आईएफएससी के ऊपर, गिफ्ट सिटी के ऊपर भी कमेंट किया है। इस देश में जो गिफ्ट सिटी एक फाइनेंशियल सर्विसेज ग्लोबल सेंटर बना रहे हैं, उसके लिए कुछ अमेंडमेंट्स ले आ रहे हैं। इससे इसका मतलब कुछ और नहीं है, जितने भी कानूनन मुझे मालूम है वो ओरिजिनल कानून में
और माननीय अरुण जेटली जी इस सभा में जवाब देते हुए भी बोले, इस देश में इस कानून के द्वारा जब जब आवश्यकता पड़ता है तब तब एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर बना सकते हैं। इट्स नॉट एज इफ जस्ट वन विल बी देयर, मगर जो वन अच्छा चल रही है उसको पुष्टि देना है कि नहीं देना। ये किसी और का छीन करके कुछ नहीं कर रहे हैं। उसको नेगेटिवली लेने का आवश्यकता नहीं है, अगर मैं उतना बोल पाऊंगी। सिमिलरली आपको याद होगा लास्ट ईयर पूरे एक गलतफहमी, हाँ मैं ये भी मानती हूं टैक्सेशन अधिकारीगण के एक इंप्रेशन, गलत इंप्रेशन में मानने को तैयार हूं, मगर उसमें एकाध लोग कुछ गलती किए होंगे, उसके वजह से एक टैक्स टेररिज्म का फीलिंग हुआ करता था। प्रधानमंत्री जी टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए फेसलेस बना दो, जिससे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा। उसमें एक इंप्रेशन था कि पर्सनली मिलने में कुछ गड़बड़ हो रही है। एकाध गड़बड़ हुआ शायद, मगर पूरे रेवेन्यू सर्विस के ऊपर इतना प्रश्न चिन्ह उठाया, और जो अनावश्यक था, क्योंकि जेन्युइनली सिंसियर ऑफिशियल्स हैं और वो जान को खतरे में डाल करके काम कर रहे हैं। कल परसों सर मैं आपके संज्ञान में जरूर होगा, फिर भी मैं याद दिलाना चाह रही हूं, और इससे पहले एक और इंसिडेंट भी ऐसे हुआ जिसमें गोल्ड स्मगल करने वाले की गाड़ी को पीछे करते करते उनको रोक करके गाड़ी से गोल्ड निकले, 5 केजी निकले, एक राजस्थान में निकले, एक केरल में निकले, और केरल में जब निकला वो धक्का मार करके उनको फ्रैक्चर, गाड़ी गिरवाए। रेवेन्यू कस्टम्स ऑफिशियल हैड टू गो, DRI के ऑफिशियल हैड टू गो विद बोन मल्टीपल फ्रैक्चर्स टू द हॉस्पिटल। जान खतरे में डाल करके काम करने वाले अधिकारीगण रेवेन्यू सर्विसेज में है। गलत फहमी के वजह से पूरे रेवेन्यू सर्विस को नेगेटिवली प्रोजेक्ट किया जाता था, और प्रधानमंत्री जी के एडवाइस में हम टेक्नोलॉजी को उपयोग करते हुए आज फेसलेस एक स्कीम के तहत 58,000 टैक्स पेयर्स को पायलट टेस्ट करवाए, और वो पायलट टेस्ट सक्सेसफुली होने के कारण प्रधानमंत्री जी उसको पूरे देश में लागू करने के लिए उद्घाटन किए। वो कहीं बाद में कोई और आकर के उसको बदलना नहीं है, इसीलिए कानून में ही उसको प्रावधान दे रहे हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगा। इस देश में टैक्स ट्रांसपेरेंसी रहना कितना आवश्यक है, इसीलिए उसको कानूनन ले आ रहे। और रिडक्शन ये भी, क्योंकि TDS और TCS कलेक्शन इस समय हो पाएगा, ये शक था मन में, इसीलिए उसका रेट भी कम कर रहे हैं 25%। जहां 100 रुपया TCS में और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स में पे करना था, उसको 100 से कम करते हुए 75 को कम करवाया, जिससे किसी को ये पैंडेमिक के समय दुख ना हो। वो भी इसमें शामिल है। इसीलिए एकाध जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन के ऊपर 1 जून इस साल से नया सिस्टम जो लागू होना था, 2019 के बजट में वो घोषणा हुआ, वो भी अभी पोस्टपोन कर रहे हैं अगले साल तक। ये सब कानूनन बोला गया, इसीलिए अभी कानूनन बदलाव भी ले आना है पैंडेमिक के संदर्भ में। इतना सारा ही है इसमें अमेंडमेंट्स के रूप में। एक आध विषय, ये IIB के द्वारा आप क्यों फंड ले रही हो, वो चाइनीज है, सॉरी गलतफहमी है वो। जैसे ADB है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मल्टीलेटरल फंडिंग इंस्टीट्यूशन, जिसमें हमारे सब्सक्रिप्शन भी है, इसीलिए उसका चाइनीज फंड, सॉरी वो गलतफहमी है, फंडामेंटली रॉन्ग। उस गलतफहमी को मन में से हटा दीजिए। आखिर में आ रही हूं जिस विषय के ऊपर बहुत ही चर्चा हुआ, मैं आई वॉन्ट टू से दिस वंस कंप्लीटली इन इंग्लिश, क्योंकि मेरा कोलीग माननीय आदिर रंजन चौधरी जी, उनके ऑपोजिशन के स्थान से वो बोल सकते हैं
हिमाचल के चोकरा, जो 4वीं साल, 4th time or 5th time he's coming into the parliament. He may look young, he may have a mind as a young person, but he is a fairly experienced parliamentarian. At no point in time, I'm not saying it because he's my colleague. Each one of us have reached this august house because of immense work and trial. We've put a lot of efforts to come here. Let us not do anything to undermine one another. If anything, we answer each other's question. You ask me a question, I should answer you. He asks you a question, you also will have to answer it. Balak, it doesn't matter you call him chokra colloquially or Balak in a nice Sanskritized way. He is still an honorable MP. He's still an honorable MP and a still honorable, my colleague, Minister of State. Undermine na karo. This is the house which has seen eminent people. You have that wonderful picture of Mavlankar there. Aise wonderful, I too will thank God every day. Look at my fate. I sit in this house which have seen eminent people. I can't even list out their names. We are all here because we have some strength. We have tried. We have worked. We have earned it. And you go about saying, Balak Chokra, what are they, Ranjan Chaudhary? Please, मैं हाथ जोड़ करके, क्योंकि you opposition के leader है, you represent everybody on the other side of the aisle. No, you will talk. Let me finish. Because you give me a lot of respect. And I want to pay that respect back to you. You have come there. You have come there to be the opposition party leader of a very old party of this country. That opposition party should have. I've heard opposition tell us, oh, you should have large heart. You should be able to take a lot of maturity. You were not even seen in some of the movements of the country. If you've come that far, Adhir Ranjan ji, it's simply great. You've reached there. Look at the seat you're occupying. What an honor. And from that position, please do not call anybody here who's reached there purely because of his own efforts. So I would appeal to you to honorably tell the chair to please withdraw that comment from the records. Not मेरा हिंदी आपका हिंदी जैसे मेरा हिंदी भी अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बोल रही हूँ. माननीय स्पीकर जी, प्लीज क्षमा करिए, गलत बोल रहे हैं तो आपको शोभा नहीं देते आदिर रंजन जी. लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को शोभा नहीं देते एक मिनिस्टर को चोकरा करना. प्लीज आप ही अपील करो, उसको हटा दो. सर, विद दैट सेड, मैं पीएम केयर्स के विषय में I want to say a few things in English. And I would have thought, considering that Prime Minister's National Relief Fund has been so strongly supported by everybody there, the leader of the opposition would have answered Honorable MOS's words, the questions that he asked. I would actually want you all to answer those questions. Did the money go? Did the money go to various different charity associations? Or anybody was given the money from there? Transparency? You're asking for transparency? Last 50 years at least, when democracy in India was maturing, I would think democracy in India is in its DNA. From our earlier ancestors, we've all been democratic. Every one of our kings have shown democracy. Whether you look at Nalanda, you look at anything else, Kanchi, or anywhere else in the south, anywhere else in west, democracy was practiced in this country from very, very ancient times. But in this form, in this parliament's form, transparency is a virtue, and I'm glad you're asking for it. And if PM in 1948 thought it fit to appoint the president of the Congress party as one of the members, which is an unregistered
I guess, a trust. Till today, you didn't bother to ask it to be registered. I don't understand why. You should have actually asked, "Hey, we are running this trust. Why don't you have it registered? Register it." No, not one voice in that party. It took 23 MPs to write a letter now, after 50 years. But now you didn't ask for registration. Then, that is one point on which I wish to say to the opposition benches, transparency, like charity, transparency should start from home. Get your house to order. Register your society. You didn't. Then, transparency? Only Congress kept president permanently? Jansangh was there. उनका अध्यक्ष को भी डाल देते. ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो हमारे जनसंघ की वरिष्ठ नेता को उसमें डाल देते हैं. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को डाल देते थे. नहीं, सोशलिस्ट कितने सारे वरिष्ठ सोशलिस्ट थे. राम मनोहर लोहिया जी को डाल देते थे. ट्रांसपेरेंसी वो होता है, नॉट transparency with just my Congress president. No, that's not transparency, Congress party. Then, 1 minute, Adir ji, I will patiently hear you. You have to answer us. If you are really keen on getting answers from us, I'm giving you answer on everyone comparatively. But he did ask you, honorable member, who's my colleague, MOS, who's in this house long before I even come into this house. 4 times before me he's been here. So don't take him lightly. He's asked you questions. I would want you to answer it, because that will give more power to your own questions, if you ask me. You answer yours first before asking the question to us. Now I'll go to the point on which I'll compare as things stand today. Registration, PM CARES Fund is registered. PM National Relief Fund not registered. Transparency, eh? Transparency? Second, huh? I'm coming, each one. You're always impatient, Professor. You're always impatient, Professor. You're always impatient. Listen to the answer. Next. No combating. You've called me names. You've twisted my statements. You've gone out to give untruth about me. So you should have the thick skin to hear this, at least from a woman. From a woman. Sir, objectives, if I have to read it, both are similar. I want to give the advantage to PM National Relief Fund as much I will give an advantage to PM CARES Fund. Objective is to deal with any kind of emergency or distress situation like the one posed by COVID, PM CARES Fund. Funds, PM National Relief Fund. Funds is to be utilized for various schemes announced by the PM. Funds are also utilized for medical assistance, floods, droughts, terrorist violence, etc. In spite of that, there was a question which Honorable MOS asked you. Floods in 5-6 states of the country. But no, don't give it away, because Jawaharlal Nehru Museum might get less money. Is that true or not? Deny if it's not true, but deny. Don't remain quiet. That's not leader of the opposition. Particularly, that's not leader of the opposition of whole party. That's not, particularly if you're asking for transparency. Answer his questions. Answer his questions, or else you cannot have the right to ask questions of us. आप जवाब दो, नहीं तो मुझे प्रश्न ही सुनना नहीं चाहिए आपसे. अगर जवाब नहीं मिलता, प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है. अगर जवाब इन सारे प्रश्नों, अनुराग ठाकुर जी से जितने भी प्रश्न पूछा गया, उसका अगर जवाब आपसे नहीं मिलता, आपको अधिकार नहीं है पीएम केयर्स फंड के ऊपर एक प्रश्न भी पूछने का. नेक्स्ट, ऑडिट. नहीं, Danish जी, hold on. I'll give you a lot of answer. नहीं, I'm giving you answer, ना. I'm giving you comparison, ना.
I'm giving answers for every one of the questions each one of you all have raised on PM Care, sir. No, don't worry, don't support them. They are in a mess. Don't support them. Professor Saugata Roy. If I finished off one, you'll jump to the other. There is a beautiful Tamil saying. You know, you sit on a platform, and if somebody questions this, you'll move. Okay, I'll move from this, but I'll go to the next one. What about that? In English, they say, keep changing the milepost. No, I've addressed this, go to the next. I've addressed that, go to the third. We know your technique. Yeah, you are more refined in English, right? That is why. Very good. Audit. दोनों का ऑडिट आज SARC and associates कर रहे हैं. दोनों का. So where is your worry about the transparency bit? But you should be worried because after the audit, जैसे MOS ने बताया, वेबसाइट में ऑडिटेड अकाउंट्स डाला रखा है, मगर पीएम नेशनल रिलीफ फंड में पिछले कितने सालों से मीटिंग तक ही नहीं हुआ ना. सिंस 1985 एक सिटिंग मीटिंग तक नहीं हुआ. जरा पब्लिक फंड है, इसीलिए उनसे भी पूछा करो ना. Please hold the meeting. Please put up the audited accounts. Put it in the website. Distribute copies to all the MPs. वो भी करिए ना. In the name of transparency. Next, applicability of RTI. RTI के ऊपर इतना लगाव है. इसमें हिंदी right? लगाव right? Not applicable. PM cares का. Not applicable as not a public authority substantially funded by the government. है ना? What is it for PM National Relief Fund? Not applicable as not a public authority substantially funded by the government. इन दोनों में status on RTI similar है. मगर आपका गुस्सा RTI के ऊपर हमारे ऊपर ही लगता है, आपके ऊपर नहीं. क्योंकि उधर डर है. RTI उधर प्रश्न पूछने में आपको डर लगता है. क्योंकि 23 लेटर 23 सिग्नेटरी के साथ लेटर का ही फेट आपको मालूम है. RTI डालो, क्या होगा पता नहीं, इसीलिए यू वेरी स्कैर्ड. आई कैन अंडरस्टैंड दैट. देन एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों का by on an honorary basis, joint secretary administration of the PMO used to do it. दोनों को एक ही है. But where is the big difference? It is in the management. The management of the Prime Minister's PM Cares Fund is Prime Minister is the ex officio, and like the way MO is said, every other trustee is there by virtue of the posts that they're holding. Home Minister, Defense Minister, Finance Minister, and nominated ex officio trustees who are eminent persons from field of science and law and whatever. And they together sit and take a milepost shift करने वाले काम. छोड़ो जी, छोड़ो. Management and decision making goes on record with regularly held meeting and recorded minutes. Whereas what is the management of PM National Relief Fund? Managing committee consists of Prime Minister, President of the Indian National Congress, only party. And that only party's president will be there. Transparency is achieved. इस देश में कितने पार्टियां हैं भाई साहब? माननीय स्पीकर जी, हजारों के संख्या में पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है. सबको लगाओ. सिर्फ कांग्रेस पार्टी का क्या अहमियत है कि उनको ही जीवन भर, डायनास्टी भर उधर रहेंगे? ये ट्रांसपेरेंसी का नमूना है क्या? और देन फाइनली टैक्स डिडक्शन के ऊपर भी, हाउ डिड इनकम टैक्स कंसेशन गेट गिवन? बोथ ऑफ देम हैव टैक्स डिडक्शन. ATG लागू दोनों का है. Donations are eligible for 100% deduction under Section 80G for PM Cares. Donations are eligible for 100% deduction under Section 80G for the PM National Relief Fund. वो क्यों दर्द नहीं देता? सिर्फ ये वाला दर्द देता है. क्यों? वो क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? हमें भी है 80G. बोलो, जवाब दो इनका प्रश्न के लिए ना. क्योंकि जनता का मेमोरी कम है, वो याद नहीं रखेंगे. इसको याद रखेंगे गरम गरम गरम.
नहीं, हम सुनकर बैठने वाले लोग नहीं है। पूछेंगे आपसे। टैक्स एग्जेम्पशन टू फंड्स, income tax exemption. Income of the fund is exempt from income tax of the fund. That is applicable equally for the PM National Relief Fund. And lastly, जिसके ऊपर सबको पेट में दर्द होता है, right? CSR. हाँ, जहां भी your पेट might be in your दर्द, sir, so it will burn there. Good one. So normally पेट में दर्द बोलते हैं, अगर आपके पेट आपके सर्द में है तो I don't know. CSR, donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM CARES Fund, as much as donations by companies classified as CSR for the purposes of Companies Act 2013 applicable to PM National Relief Fund. पर क्यों है जी इतना चिल्लाना? इसीलिए कि only one dynasty led party finds a place, nobody else. उसको कैसे खबरअप करे? दूसरे के ऊपर आरोप डालो, दूसरे के ऊपर चिल्लाते रहो। अभी चिल्लाना नहीं होगा। जब तक आपसे जवाब नहीं मिलता, हमारे ऊपर एक भी प्रश्न पूछने का अधिकार आपको नहीं है। धन्यवाद जी।